हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिशन शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। उससे पहले आपको 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसके 2 पॉइंट और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही वे है हमारा। पहले हम इन पॉइंट्स पर देख लेते हैं। ये हमारे 4 पॉइंट्स है इसके। हम पहले इस वीडियो में इन 2 पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सेकंड वीडियो में हम इन 2 पॉइंट और बाकी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मीन्स कि हम दो वीडियो में इसका कॉन्सेप्चुअली पूरा क्लियर कर देंगे। पहले पॉइंट्स कौन से हैं? विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है, विभिन्न पोषक तो हमारे शरीर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं। विभिन्न पोषक हैं जो कि हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इन पॉइंट्स को भी देख लेंगे। हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का पाठ परिचय मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर क्या कहता है कि पोषक हमारे लिए कैसे काम करेंगे, हमें ये क्यों जरूरत होती है इन्हीं के बारे में ये पाठ का इंट्रोडक्शन बताता है कि पोषक हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, इससे हमें क्या लाभ होता है। यही सभी चीज़ें हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि पोषक हमसे कहाँ से मिलते हैं। हमने पीछे खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा। फर्स्ट चैप्टर में खाद्य पदार्थ जो कि हमारे खाने के लिए काम आते हैं। और खाद्य पदार्थ जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निश्चित समय के बाद हम कार्य करते हैं, उसके बाद निश्चित समय के बाद हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें खाद्य की आवश्यकता होती है। यही बताया गया हमने इंट्रोडक्शन में। और पहले चैप्टर में हमने यही बताया था इसके बारे में। चलिए आगे इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। सभी खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। तो हमारी पहली रो क्या कहती है? हमारे भोजन में कुछ आवश्यक घटक होते हैं। हमारे भोजन में क्या होते हैं? कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में जो मुख्य आवश्यक घटक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पोषक कहते हैं। उन्हीं पोषकों की सहायता से हमारा पूरा शरीर को ऊर्जा मिलती है, सभी संचरण होता है, हमारी सभी क्रियाएं होती है, लेकिन इन्हीं पोषकों की सहायता से होती है। तो हमारे जो आवश्यक घटक होते हैं क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य आवश्यक घटक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण होते हैं। इसके वृक्षांश और जल भी होते हैं, वो भी इनकी गिनती में आते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए? 5 हो जाते हैं। ये पोषक घटक कौन से होते हैं? ये कितने हो गए? 5 हो जाते हैं। पोषक घटक 5 प्रकार के होते हैं। इसी पॉइंट में हमारे आगे भी दिया है। इसके आगे हमारे शरीर में वृक्षांश और जल भी शामिल होते हैं, जिनकी सहायता शरीर हमारे आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। यही इसके अकॉर्डिंग बताया गया हमें कि इन्हीं पॉइंटों के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमें पोषक किसे कहते हैं या पोषक घटक कौन से होते हैं और जल और वृक्षांश हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? विभिन्न खाद्य पदार्थों में परीक्षण कैसे करते हैं। देखो, हमें पता चल गया खाद्य पदार्थों में पोषक होते हैं, खाद्य पदार्थों में वो जो कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन होते हैं, पर इनको पता कैसे चलेगा किस पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किस पदार्थ में वसा है, किस पदार्थ में विटामिन है। इन सभी की हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। कोई चीज़ का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट हमेशा जरूरी होता है। प्रैक्टिकल करते हैं हम इस चीज़ का, तो प्रैक्टिकली हम परीक्षण करके समझेंगे इसे कि हमारे कौन से घटक में क्या क्या होता है। मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से होता है, मंड और स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? इसके परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कच्ची सामग्री ले लेंगे। पहले कोई भी कच्ची सामग्री जिसे पकाया नहीं गया हो, अल्प मात्रा में लेंगे, थोड़ी सी मात्रा में लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन, ये विलयन बनाने में आपको बुक में दिया हुआ है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। विलयन बनाने की 2 या 3 बूंदे डालेंगे। ये विलयन कहाँ बनता है? लैब में बनता है, लेबोरेटरी में बनता है, प्रयोगशाला में बनता है। खाद्य पदार्थों के रंग नीला या काला, जो खाद्य पदार्थ में हमने डाला है तनु आयोडीन विलयन, जो तनु आयोडीन विलयन डाला है जिस खाद्य पदार्थ में, यदि उसका रंग नीला या काला हो जाता है तो इसकी हम क्या व्याख्या कर सकते हैं कि इसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यदि उनमें कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित होगा तो तनु आयोडीन विलयन डालते ही वो किसे काला या नीले रंग में बदल जाएगा। यही क्या है? हमारा मंड के लिए परीक्षण है।
चलिए आगे आगे का पॉइंट देखते हैं हम। अब हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन के लिए परीक्षण किस प्रकार से हो सकता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में लीजिए, अल्प मात्रा में लेना, आपको ज़्यादा नहीं लेना। जिस खाद्य पदार्थ के लिए परीक्षण करना है, यदि वो ठोस अवस्था में, तो उसे क्या कर ले, तोड़ के पेस्ट में या चूर्ण में बना लेंगे। क्योंकि उसके लिए परीक्षण करना है तो ठोस में नहीं होना चाहिए, इसमें चूर्ण या पेस्ट में होना चाहिए। पेस्ट मतलब विलियन या किसी के रूप में हो सकता है। पेस्ट आप टूथपेस्ट देखते हो कैसे होता है, विलियन नहीं, ज़्यादा विलियन भी नहीं होता और कठोर ठोस भी नहीं होता। आवश्यकता होगी खाद्य पदार्थ को थोड़ी मात्रा में सादा को पीस कर मलकर हाथ में जैसे मल के उसके चूर्ण को एक साफ प्रखनली या शीशे की होती है, शीशे की एक पतली सी नली होती है जिसे प्रखनली कहते हैं। इसमें लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। में डाल देंगे और 10 बूंद डालकर और डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। उसमें 10 बूंद डाला जल, उसको किसी अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब इस ड्रॉप को सहायता से प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, आपको बुक में कॉपर सल्फेट बनाने की विधि भी दी है, लेकिन ये लेबोरेटरी में शिक्षक की सहायता से बनाया जाता है। यदि आपके स्कूल में लेबोरेटरी है तो आप वहाँ पर शिक्षक को ले जाइए और कॉपर सल्फेट का विलयन बना लीजिएगा। और इस प्रखनली की सहायता से 10 बूंद को, इसमें 10 बूंद और क्या डालना है, कॉस्टिक सोडा डालना है। कॉस्टिक सोडा बनाने की विधि भी आपके दी हुई बुक में, कॉस्टिक सोडा भी आपको मिलाना है। 10 बूंद डाल दी, उसकी अच्छी तरह से हिलाइए। कुछ मिनट बाद प्रखनली को रख दीजिए। अब इसे विरामावस्था में रख देना है। 10 बूंद हमने क्या डाला, पहले वो विलयन डाल लिया, फिर के बाद 10 बूंद क्या कॉस्टिक सोडा डाल लिया। अब उसको हिलाने के लिए हिला के कुछ देर रख देंगे, कुछ देर रख दिया। यदि प्रखनली का रंग विलयन है जो प्रखनली में, उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो उसमें क्या हम मान लेंगे कि प्रोटीन की उपस्थिति है। यदि प्रखनली के विलयन का रंग नीला होता है या काला होता है, उसमें किसकी मान लेंगे हम कि हमें मंड या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है। नहीं बैंगनी होता तो हम मान लेंगे प्रोटीन की उपस्थिति है। इस प्रकार के हम प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। आप लेबोरेटरी में या घर पर परीक्षण करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा आता है, वसा के लिए परीक्षण। वसा के लिए हम किस प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण का हमारा सिंपल सा मेथड है। खाद्य पदार्थ को अल्प मात्रा में लीजिए, अल्प मात्रा में सभी खाद्य पदार्थ लेने, तो कागज के टुकड़े में लपेट कर, किसी कागज ले लेना आपके घर से, उसमें लपेट कर उसको क्या ध्यान रखें, उसको क्या है कूटना है, कागज में लपेट कर कूटना है। और यहाँ पर एक मिसिंग होगी, कूटना है आपको, उसको ध्यान रखिए कागज फट ना जाए। अब क्या करें, कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस जो कागज है उसमें तेल के धब्बे बने हैं क्या, जो कूटने पर तेल के धब्बे बने हैं। यदि कागज से जो तेल के धब्बे बने हैं उनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाश सामने आया है, तो क्या हम उन धब्बों से प्रकाश या धुंधला प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है तो हम क्या मान लेंगे उसमें वसा है। यदि ये इसमें जल भी होता है तो भी वो गीला होगा, तो आप इसके लिए एक निवारण कर सकते हैं कि उसे कुछ देर सुखा देंगे। सुखा देने के बाद वापस देखेंगे, यदि वो धब्बे रहते हैं तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो क्या होगा, उसमें वसा की उपस्थिति होगी। ये दर्शाता है कि उसमें वसा है। तो ये परीक्षण इस प्रकार से आप घर पर, ये परीक्षण तो सिंपल है, उनमें आपको विलयन लेना पड़ता था, कोई रासायनिक अभिक्रिया करवानी पड़ती थी, इसमें कुछ नहीं, वो घर पर देख के करना है कि वसा है या नहीं। वसा का क्या मतलब है, तेल होना, इसमें धब्बे बनते हैं तेल के, तो उनसे प्रकाश आता जाता रहता है या प्रकाश से धुंधला प्रकाश आता है तो उसे क्या कहते हैं, हम वसा का परीक्षण कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका क्वेश्चन आएगा कि वसा के लिए परीक्षण किस प्रकार से होता है या प्रोटीन के लिए परीक्षण मंड के लिए परीक्षण किस प्रकार से होता है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट आपका यही पॉइंट है कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो इस चैनल को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीपीटी यानी जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन खोलोगे तो वहाँ पर एक लिंक दी हुई है पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपकी गूगल ड्राइव में अपने आप सेव हो जाएगी ये पीडीएफ। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, 2.2 टॉपिक है, विभिन्न पोषक जो हमने पढ़े, जो मुख्य घटक वो हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, उनका हमारे शरीर के लिए क्या कार्य होता है वो पढ़ेंगे।
पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट व वसा की कार्य। पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के कार्य किस प्रकार से होते हैं हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के कार्य। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर के लिए ऊर्जा देता है। आपने पढ़ा नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को अत्यधिक सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। वसा भी ऊर्जा देता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज़्यादा देता है। उसकी मात्रा कम चाहिए लेकिन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक चाहिए। लेकिन चलन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा अधिक ऊर्जा देता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन युक्त को क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा देने वाला भोजन। हमारे से भोजन में जो यदि कार्बोहाइड्रेट या वसा है तो वो क्या होगा? ऊर्जा देने वाला भोजन होगा। आपको मैंने ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा ऊर्जा देता है, तो आप सोचो कि वसा खा लेंगे हम ज़्यादा। यदि वसा खाओगे तो मोटापा हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा मोटापा कैसे होता है। लेकिन आप ज़्यादा वसा का ग्रहण करेंगे तो आपको वसा का गठन कम होता है, इसलिए वसा जम जाता है हमारे शरीर। जैसे हमारे पेट में मोटापा आ जाता है या अन्य अंगों पर मोटापा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसी में है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स क्या क्या है हमको पता तो होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम? क्या है? आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, चावल, बाजरा, शकरकंद, मक्का। इन सभी से हमें क्या मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। इनकी उपस्थिति से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपने देख लिया कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से, आपको ये याद करने और आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा के कार्य याद करने। आपको इतना टॉपिक करना है। अगला हमारा आएगा वसा के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़ लिए। और वसा के स्रोत, वसा को मैंने आपको बताया कि तेल ही होता है। तेल के परीक्षण क्या देखा था? तेल के धब्बे होना। तो हमें क्या, मूंगफली, तिल, इनसे क्या होता है? तेल मिलता है। आदि क्या पादपों से प्राप्त होते हैं। अगला क्या हमारा? मूंगफली, ये तो पादपों से प्राप्त होने वाले हो गए तेल वाले। आगे मछली, अंडा, मांस। मछली, अंडा, मांस ये किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। दो प्रकार से याद रखने हैं, एक पादपों से, दूसरा जंतुओं से। फिर हमारे पास आता है प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन हमारे कहाँ से मिल सकता है? मटर, चना, गेहूं, राजमा आदि। इनमें कोमा नहीं है, आपको कोमा लगाना है इनके बीच में। मटर, चना, गेहूं, राजमा आदि ये कहाँ से? पादपों से प्राप्त होते हैं। और पनीर, अंडा, मछली आदि कहाँ से? मांस, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपको ये पढ़ लिया कि क्या वसा के स्रोत कहाँ से हैं, प्रोटीन के स्रोत कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अनुसार। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य पढ़ने होंगे। कार्बोहाइड्रेट के कार्य पढ़े, अब प्रोटीन के कार्य पढ़ लेते हैं। इनसे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन के कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा के कार्य क्या है, वसा के स्रोत कौन से, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन से, प्रोटीन के कौन से स्रोत है। इनसे एक एक नंबर की या दो नंबर की आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखने। पहला हमारा प्रोटीन के कार्य क्या है। प्रोटीन हमारे आवश्यक शरीर को वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए उपयोग होता है। प्रोटीन युक्त भोजन हमारे प्राय शरीर को वर्धक भोजन होता है। वर्धक भोजन का मतलब क्या है? हमारे शरीर को वृद्धि कराने में और हमें स्वस्थ रखने के लिए भोजन होता है। अगला क्या है हमारा? प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन रोगों से हमारी शरीर को रक्षा करता है। प्रोटीन नहीं, विटामिन। विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। और विटामिन हमारी आंख, अस्थि, दांत, मसूड़ों और स्वस्थ रखता है। किसको? आंख, अस्थि, मसूड़ों और दांतों को। आंख, अस्थि, मसूड़ों और दांतों को क्या करता है? सुरक्षित या स्वस्थ रखता है। ये कौन करता है? विटामिन के कार्य होते हैं। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसा ए, बी, सी, डी, ई के होता है, या ए, बी, सी, डी की ई के होता है। फिर मोस्ट पॉइंट आया आपके नीचे, मैं आपको इसको हटा देता हूँ। हमारा नीचे में यह हाथ का चिन्ह लगा के लिख रहा है, विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्योंकि विटामिन बी में अनेक प्रकार के B1, B2, B12 ऐसे करके विटामिन के अनेक प्रकार होते हैं जो आपके नहीं है। बड़ी क्लास में आप आ सकते हैं, आप कहीं से और से भी पढ़ लेगा, कोई और बुक से, या मैं इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे कोई प्रोटीन के बारे में, विटामिन के बारे में। मोस्ट वीडियो बनाऊंगा, विटामिन ज़्यादा टॉपिक है इसलिए कभी एक बार वीडियो बना लूँगा, वो आप देख लेना यदि आपको इच्छा हो तो। विटामिन कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? विटामिन बी को अनेक प्रकार के विटामिन होते हैं, B1, B2, B12 ऐसे करके 7-8 प्रोटीन होते हैं, इसके कहते हैं कॉम्प्लेक्स कह देते हैं इसको। फिर हमारा क्या है? विटामिन ए हमारी त्वचा में आंखों को स्वस्थ रखता है। अभी जो हमने A, B, C, D पढ़े
उनके बारे में बताएं कि उनके कार्य क्या होते हैं। तो उनके कार्य में हमें क्या बताया गया है, उनके कार्य में विटामिन ए हमारी त्वचा, विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करता है। क्या करता है, विटामिन सी हमारे बहुत से रोगों से हमारी लड़ने में सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि दांतों के लिए क्या करता है, सुरक्षित कैल्शियम प्रदान करता है। विटामिन डी का नाम ही कैल्सीफेरॉल है, तो कैल्शियम से मिलता है। इनसे क्या मिलता है, कैल्शियम। हमारी हड्डियां किससे बनी होती है, हमने पढ़ा होगा या मैं बता रहा हूँ कि हड्डियां किससे बने होते हैं, कैल्शियम से। जो भी हड्डियां हमारे शरीर की दांत बने हुए वो किससे, कैल्शियम से बने हुए। तो डी क्या करता है, कैल्शियम का, और सी क्या है, बहुत से रोगों से लड़ने की सहायता करता है। फिर क्या है, विटामिन के स्रोत कौन कौन से, विटामिन पहले सभी के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पढ़ लिए, अब विटामिन के स्रोत भी पढ़ने जरूरी है। तो विटामिन के स्रोत अलग अलग है। आम, गाजर, पपीता किसके हैं, विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन ए के कौन से, आम, गाजर, पपीता। और गेहूं, चावल, यकृत, यकृत यानी किसी जीव का यकृत, मछली का हो गया, अन्य जलीय जीवों का यकृत। हमारा यकृत नहीं होता, अन्य जीवों का यकृत, जो कि हम तो नहीं खाते, लेकिन कोई लोग होते हैं जो खाते हैं, उससे क्या मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता है। संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्ची ये कहते हैं, इससे विटामिन सी मिलता है। और अंडा मछली, अंडा मछली से क्या होता है, विटामिन डी, जिससे हमारी अस्थियां और दांत मजबूत रहते हैं। और हमें विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट सभी क्या करनी चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। अब एक टॉपिक है हमारे आपकी क्लास में या आपकी बुक में, क्या है, जल और रुक्षांश रेशों के बारे में। भोजन रेशे, भोज्य रेशे किसे रुक्षांश कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, रुक्षांश कहते हैं, भोज्य रेशे। हमारे शरीर को खनिज लवणों, पहले खनिज लवण फिर रुक्षांश। खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर को आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से जानते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश कहाँ से, पादपों से। मैंने कहा पादप रेशे, भोज्य रेशे, जो रेशे होते हैं, कई पदार्थों में आपने देखा होगा रेशे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश मुख्य रूप से स्रोत कौन से, साबुत खाद्य दाल, आलू में आपको देखा होगा कि यार रेशे होते हैं, पका के देखना। ताजे फल, कई फलों में होते हैं, सब्जियां, हमारे रुक्षांश हमारे शरीर के लिए पोषकों को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, फिर भी ये हमारे शरीर की आवश्यक अवयव, इसका आयतन बढ़ा देता है। ये क्या कहता है, भोजन का आयतन बढ़ा देता है। जो भी भोजन है उसका आयतन, जो जितना स्थान घेरा है वो आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, मतलब उत्सर्जन करना भोजन का, क्या होता है, कठिन होता है, उसके बिना हो नहीं सकता, आपको तकलीफ होती है किसी को। तो रुक्षांश क्या करते हैं, हमें भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, जो उत्सर्जित करने के लिए, जो बिना पचा हुआ भोजन। ये कार्य होते हैं रुक्षांश के और खनिज लवणों के। फिर आप अब इस वीडियो के एंडिंग में आए हो, तो हमारे वीडियो को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में यूज़फुल हो तो शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और आप हमसे कैसे अपग्रेड वीडियो मांगना चाहते हैं, मतलब किस तरह से हम और अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं, और किस तरह से और अच्छा कार्य करें। और हमारा सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हमारा यही है, चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।